नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। In absence of oxygen, glycolysis still occurs. Conversion pyruvate to acetyl coenzyme A is blocked. तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के समय जब ऑक्सीजन जब एब्सेंट होती है तो उस समय ग्लाइकोलिसिस तो पाया जाता है, बट पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो कन्वर्जन होता है वो ब्लॉक हो जाता है। Hence, Krebs cycle and oxidative phosphorylation also get blocked. इससे आगे का प्रोसेस जो हमारा Krebs साइकिल है और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है वो भी ब्लॉक हो जाता है। Oxidative phosphorylation is blocked because oxygen as final electron acceptor in ETS is not available. अभी आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा, इसमें आपने देखा था इलेक्ट्रॉन का जो फाइनल एक्सेप्टर था वो ऑक्सीजन था। जब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ही ब्लॉक हो जाता है तो इससे क्या होगा, ये सिस्टम जो है आगे वाले ये भी ब्लॉक हो जाते हैं। एब्सेंस ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन नहीं होगा, इससे ना ही एनएडी और एफएडी प्लस आयन का यहाँ पर रीजनरेशन होगा। टू रीजनरेट एनएडी प्लस सेल्स अंडरगो फर्मेंटेशन। अब इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर फर्मेंटेशन होगा। टू टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन विच इज मोस्ट कॉमन। दो तरह का फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जो बहुत ही सामान्य है। फर्स्ट लैक्टेट फर्मेंटेशन एंड सेकंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये दो टाइप के फर्मेंटेशन प्रोसेस है। Alcoholic fermentation. Plants and yeast during strenuous exercise and in some bacteria such as Lactobacillus acidophilus. तो लैक्टिक जो फर्मेंटेशन होता है बेसिकली एनिमल में जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स, तो उनकी मसल्स में इस तरह का फर्मेंटेशन पाया जाता है। यहाँ तक कि कुछ बैक्टीरिया है जैसे लैक्टोबैसिलस, उनमें भी इस तरह का फर्मेंटेशन पाया जाता है। बोथ अल्कोहलिक एंड लैक्टिक फर्मेंटेशन डोंट प्रोड्यूस एटीपी। तो इस तरह के जो फर्मेंटेशन है प्रोसेस, जब अल्कोहलिक और लैक्टिक फर्मेंटेशन, इन दोनों ही फर्मेंटेशन प्रोसेस में एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता है, बट दे रीजनरेट एनएडी प्लस फ्रॉम एनएडीएच इन ऑर्डर टू कीप ग्लाइकोलिसिस गोइंग। बट यहाँ पर एनएडी से एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि आपके ग्लाइकोलिसिस में आपने पढ़ा था उस तरह से यहाँ पर एनएडी से एनएडीएच तो बनेगा, बट यहाँ पर क्या नहीं होगा, एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता, यानी यहाँ पर कोई एनर्जी जनरेट नहीं होगी। केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। Plants respire anaerobically only for short period of time during water logged condition. तो प्लांट्स में जब वाटर लॉस्ट कंडीशन होती है उस समय क्या होता है, प्लांट कुछ समय के लिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। इथेनॉल टॉक्सिक एंड प्लांट अनेबल मेक यूज ऑफ इथेनॉल। जो इथेनॉल जो यहाँ पर सब्सटेंस बन रहा है ये टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसको प्लांट यूटिलाइज नहीं कर सकता। ईस्ट इथेनॉल प्रोड्यूस, और ईस्ट जो है फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस, ये इथेनॉल का प्रोडक्शन करती है। एक्यूमुलेट मीडियम अराउंड सेल्स कंसंट्रेशन राइज लेवल दैट प्रिवेंट फर्दर फर्मेंटेशन एंड कील ईस्ट। तो देखिए ईस्ट में कैपेसिटी होती है इथेनॉल प्रोडक्शन की, यानी वहां पे फर्मेंटेशन होता है और ये वहां पर क्या हो जाता है, उसके चारों तरफ उसमें इकट्ठा हो जाता है उसकी सेल में, और इससे उसका लेवल जो है वहां पर ईस्ट सेल में इसका लेवल बढ़ जाता है। बट इसका जो लेवल है इससे प्रिवेंट किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा, बट बहुत ज्यादा लेवल हो जाएगा तो इससे ईस्ट सेल जो होती है वो किल हो जाती है। तो एक लेवल है जिसको वो क्या कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है, और उससे ज्यादा यदि लेवल होगा तो ईस्ट सेल भी फाइनली किल हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर पर इथेनॉल है, ठीक है। ये देखिए पायरुवेट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने ग्लाइकोलिसिस साइकिल पढ़ा है तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, तो इस समय 2 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो जो ये पायरुवेट होता है देन पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिटाल्डिहाइड में,
और एसिटल्डिहाइड देन फाइनली कन्वर्ट होता है इथेनॉल में। तो ये कहलाता है अल्कोहल फर्मेंटेशन। यहाँ पर देखिए ये NADH में कन्वर्ट हो रहा है, NAD। ये ग्लाइकोलिसिस में भी होता है और यहाँ फर्मेंटेशन में भी हो रहा है, बट कोई ATP प्रोडक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर। फर्मेंटेशन प्रोडक्शन में जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है यहाँ पर ATP प्रोडक्शन नहीं होता है। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट RQ, ratio of volume of carbon dioxide formed to the volume of oxygen consumed over a given period of time। देखिए RQ होता क्या है, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है तो उस समय पूरे ओवरऑल रिएक्शन में ऑक्सीजन कितनी यूटिलाइज हुई और कितना वॉल्यूम CO2 का बाहर रिलीज हुआ, इसका जो रेशो होता है उसे हम यहाँ पर RQ कहते हैं। RQ रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। तो RQ इज इक्वल टू CO2 फॉर्म, ये इसका फॉर्मूला है। तो RQ इज इक्वल टू CO2 फॉर्म्ड, कितनी CO2 बनी है, एंड देन ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, और कितनी ऑक्सीजन का वहां पर कंजप्शन हुआ है। तो इन दोनों का जो रेशो होता है वो RQ कहलाता है। कल हमने एक वीडियो देखा था जहां पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन हमने किया था और डिफरेंट डिफरेंट हमने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का यहाँ पर यूटिलाइजेशन किया था। तो कहीं पर हमने सीड किए था, यानी कहीं ऑयल लिया था, कहीं कार्बोहाइड्रेट लिया था। तो सब में इसका जो रेशो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो यस, तो नेक्स्ट है RQ यूज्ड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट टाइप ऑफ सबस्ट्रेट इज बीइंग ऑक्सीडाइज इन रेस्पिरेशन। तो एक्चुअली RQ का क्यों यूज हो रहा है यहाँ पर, इससे हमें एक ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि रेस्पिरेशन में कौन सा सबस्ट्रेट जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, कितना ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसका कितना रेशो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये चीज हमें RQ से पता चलती है। RQ वैल्यू फॉर फेट, देखिए फेट के लिए जो RQ की वैल्यू होती है वो अबाउट 0.7 होती है, प्रोटीन के लिए 0.9 होती है और कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ की वैल्यू 1 होती है। ये क्वेश्चंस वैसे आपसे वाइवा में पुटअप होते हैं। देन आपसे अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन, हाफ मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप हो तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फेट का RQ कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए 0.7 होता है। प्रोटीन का RQ कितना होता है, 0.9 होता है, 0.9। कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है। फैट एंड प्रोटीन्स नीड्स मोर टू कंप्लीट देयर ऑक्सीडेशन कंपेयर्ड विद कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में अगर आप प्रोटीन्स को देखें तो प्रोटीन्स का ऑक्सीडेशन होने में टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, तो उनको ज्यादा टाइम चाहिए। तो इसलिए आपने देखा होगा फैट की कंपेयर में प्रोटीन का RQ वैल्यू जो है वो ज्यादा है, 0.9 है यहाँ पर। पीओ रेशो, द फॉस्फेट ऑक्सीजन रेशो। पीओ का क्या मतलब होता है, फॉस्फेट ऑक्सीजन रेशो। ये refers to the amount of ATP produced from the movement of two electron through a defined electron transport chain। तो हमने जो अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी थी तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट हो रहा था, इसलिए हो रहा था वहां पर ATP प्रोडक्शन के लिए। डोनेटेड बाय रिडक्शन ऑफ एन ऑक्सीजन एटम, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन था वो पास आउट हो रहा था ऑक्सीजन को डोनेट किया जा रहा था। तो ये रेशो एक है। पार्शियल इफेक्ट क्या होता है, देखिए द इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड इन 1857 बाय लुइस पाश्चर। लुइस पाश्चर साइंटिस्ट है, इन्होंने 1857 में इस इफेक्ट को इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया। हु showed that aerating instead growth cause yeast cell growth to increase while conversely fermentation rate decrease। तो इन्होंने देखा कि जब उसमें फर्मेंटेशन की रेट वहां पर कम होती है जैसे जैसे, तो वहां पर सेल की ग्रोथ बढ़ रही है। और लेकिन एरेटेड एरेटेड में यानी वहां पर एयर ज्यादा हो, तो इस इफेक्ट को उन्होंने क्या कहा था, पाश्चर इफेक्ट। Crabtree effect. The effect was discovered in 1828 by Herbert Grace Crabtree ने। तो ये नेक्स्ट साइंटिस्ट इन्होंने ये इफेक्ट दिया था, हु टोल्ड दैट एडिशन ऑफ ग्लूकोज इन ईस्ट कल्चर डिक्रीज द ऑक्सीजन कंजप्शन। ये कह रहे हैं कि यदि ईस्ट का कल्चर है, उस कल्चर में यदि आप ग्लूकोज को ऐड कर देते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो कम हो जाता है। तो ये इन्होंने अपने रिसर्च थी उसके बिहाफ पे इन्होंने ये कहा था।
रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फर्दर देखिए इसमें एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ कार्बन प्रोड्यूस टू क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इज नोन एज द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो ये डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में, आरक्यू क्या है या डिफाइन आरक्यू, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी होती है। ठीक है, तो ये आरक्यू और ये आरक्यू की यहाँ वैल्यू दी हुई है। ह्यूमन में आरक्यू जो होता है 0.85 होता है। ये यहाँ पर कैलकुलेशंस दी गई है, जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में आरक्यू कितना आएगा, 1 आएगा, और फेट में आरक्यू आता है 0.69, एंड ये एल्बुमिन यानी प्रोटीन का जो आरक्यू होता है वो 0.8 होता है। तो ये आरक्यू की वैल्यू देखिए, यहाँ पर इतना CO2 कंज्यूम हुआ है, इतना ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है, इतना CO2 रिलीज हुआ है, तो इन दोनों का रेशो जब आप निकालेंगे, ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के बेस पर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है 0.8। तो आपको ये फाइनल याद होना चाहिए कि ग्लूकोज का 1 होता है, फैट का 0.69 होता है, एंड देन प्रोटीन का 0.8 होता है, और सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक एसिड्स का होता है। अब टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस हम कौन कौन से यूज करते हैं, तो ये अलग होती है इनकी वैल्यूज। ये वापस कुछ अच्छी स्लाइड्स थी तो मैंने जो ऐड कर दी हैं, वही टॉपिक है, वापस रिपीट है ये आरक्यू की डेफिनेशन। ये देखिए ग्लूकोज की आरक्यू 1 कैसे आ रही है, ये एसिड है, देखिए एसिड में ये 0.7 आ रहा है, ऑलिक एसिड का 0.7 है। दीज आर द रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस ऑफ सबस्ट्रेट, ये टेबल बना दी है यहाँ पर। कार्बोहाइड्रेट की 1 होती है, लिपिड की 0.7 है, एंड प्रोटीन की 0.9 है। तो आपको ये याद करनी है वैल्यूज, या आपसे वैल्यूज पूछी जा सकती है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन को फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट जैसे टेम्परेचर, अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम Q10 is equal to 2 or 3 optimum temperature in 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, बट at high temperature the rate of respiration declines with time, and at very low temperature the respiration rate is insignificant। तो देखिए एक ड्यूरिंग एक टाइम में अगर आप इसको इसका एक्चुअली क्या ग्राफ भी प्लॉट होता है, तो एक टाइम में अगर आप रेस्पिरेशन की रेट को कैलकुलेट करें तो क्या देखते हैं कि जब टेम्परेचर जैसे जैसे राइज होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, रेस्पिरेशन की जो रेट होती है वो कम हो जाती है, बट वेरी लो टेम्परेचर पर क्या होगा, रेस्पिरेशन की रेट कैसी पाई गई है, इनसिग्निफिकेंट पाई गई है। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है रेस्पिरेशन पर। सेकंड CO2, increase in CO2 concentration and absence of oxygen adversely affect the rate of aerobic respiration। तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए फर्स्ट नीड ही ऑक्सीजन की है। यदि CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो इससे एरोबिक रेस्पिरेशन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड है लाइट, कंट्रोल रेस्पिरेशन बाय रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का यदि टेम्परेचर को आप बढ़ाकर, उसको एक लिमिट तक बढ़ाकर या घटाकर भी आप क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑक्सीजन एक्सटेंशन पॉइंट, मिनिमम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एट विच एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विच इज 3 to 10% ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए जो 3 से 10% के बीच में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए फेवरेबल है, बट इससे ज़्यादा या कम होता है तो उससे उस पर इफेक्ट पड़ता है। सम केसेस अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेस्पिरेशन रेट एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हैज बीन रिपोर्टेड। कुछ केसेस में रेस्पिरेशन की रेट और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसको भी रिपोर्ट किया गया है। वाटर, very low water content in dry seeds and stored tubers is responsible for very feeble rate of respiration। तो जब वाटर की बहुत कम कंटेंट्स होगा, यानी सीड्स कैसे होंगे, ड्राई होंगे, तो ड्राई का होंगे या स्टोर्ड ट्यूबर हैं, उनमें क्या देखा गया है कि उनमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है बहुत ही मिनिमम होती है।
इन विल्टेड टिश्यूज द स्टोर्ड स्टार्च कन्वर्टेड इनटू शुगर। जो विल्टेड टिश्यूज होते हैं उनमें भी क्या होता है, जो स्टार्च होती है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, विच इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए जैसे ही शुगर का अमाउंट बढ़ता है, इसका मतलब वहां पर रेस्पिरेशन की रेट बढ़ रही है। वाइल इन वेल हाइड्रेटेड प्लांट्स, बट जिसमें वाटर की सप्लाई बेटर है, वहां पर वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज नॉट लाइकली टू बी अफेक्टेड मच बाय स्लाइट चेंजेस इन द वाटर कंटेंट। तो हाइड्रेटेड में क्या होगा, वहां पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होती है, ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। बट लो वाटर कंडीशन में तो क्या होता है, हमारा रेस्पिरेशन रेट बढ़ती है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अभी हमने आरक्यू पढ़ा था, हायर अवेलेबिलिटी ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो एक डेफिनेट लिमिट तक क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, अगर उसकी आपको अच्छी अवेलेबिलिटी हो रही है, आपको प्रॉपर अमाउंट में यदि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट उपलब्ध हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है रेस्पिरेशन की, सॉरी, रेस्पिरेशन की जो रेट होती है वो बढ़ती है, बट एक सर्टेन लिमिट तक, वो एक लिमिट होती है उसकी भी। स्टिमुलेशन, मैकेनिकल डिस्टरबेंस, इंजरी और इन्फेक्शन इंक्रीजेस रेस्पिरेशन। जब कहीं पर भी मैकेनिकल डिस्टरबेंस हो, मतलब कोई प्लांट है या ट्री, उसके पास बहुत तेज एयर चल रही हो, एयर करंट बहुत तेज हो, इससे प्लांट के पार्ट को कट लग गया, कोई इंजरी हो गई, या उसका किसी माइक्रोब्स के थ्रू उसमें क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो इस कंडीशन में वहां पर क्या होता है, रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है। Hopkins 1927 found that in wounded plant tissue, the sugar content is suddenly increased. तो साइंटिस्ट है हॉपकिंस, 1927 में इन्होंने क्या पाया कि जो वुंडेड प्लांट टिश्यू है, जिसमें घाव हो गया था प्लांट के टिश्यू में, उसमें इन्होंने सडनली क्या देखा कि वहां पर शुगर कंटेंट का लेवल ही बढ़ गया, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पररी इंक्रीज इन द रेस्पिरेशन। बट ये एक टेम्परेरी इंक्रीज था, जिससे कि वहां पर रेस्पिरेशन की रेट बढ़ी थी। क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स, such fruits have high rate of respiration during their ripening, banana and apple। कुछ फ्रूट्स जिनमें कि जब फ्रूट राइपनिंग होती है, तो उस समय उनमें रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है, और ऐसे फ्रूट्स को हम क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स कहते हैं, लाइक बनाना एंड एप्पल। इनहिबिटर्स, अ नंबर ऑफ केमिकल्स इनहिबिट रेस्पिरेशन। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो रेस्पिरेशन की रेट को रोकते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं, उसको कम करते हैं, लाइक एजाइड, साइनाइड, मेलोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये केमिकल है, यदि ये केमिकल का लेवल बढ़ जाता है तो रेस्पिरेशन पर इफेक्ट पड़ता है। प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर, यंग ग्रोइंग सेल्स एग्जिबिट हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन एज कंपेयर टू मिच्योर सेल। तो देखिए मिच्योर सेल की कंपेयर में जितनी भी यंग ग्रोइंग सेल्स होती हैं, उनमें रेस्पिरेशन की रेट जो है वो हाई होती है।